बात है। चलिए, तो कल हम लोगों ने अपना-अपना कृपया सभी लोग अपने-अपने ऑडियो को बंद रखिए ताकि मुझे अपने शब्द को बोलने में आसान होगा, निर्विवाद रूप से मैं अपनी बात को रख सकूँ आप तक। कल हम लोगों ने जो बात किए थे, ऋतुओं के हिसाब से कि किस तरह से स्वतंत्र दोष और परतंत्र दोष का निर्माण होता है। इसके साथ-साथ में मुझे एक बात और यहाँ बताना पड़ेगा कि हमारे इस क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको आयुर्वेद के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको आयुर्वेद के संदर्भ में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ मुझे दोनों पक्ष के बातों को रखना मेरे लिए ज़रूरी है। स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप के संदर्भ में कल जो मैंने बात रखा था, वो बात एक्सटर्नल जो प्रकोप है, हमारे शरीर में जो बाहरी पदार्थों का जो प्रभाव शरीर में जो होता है, जैसे चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप हो और उससे कोई अगर समस्या शरीर में हो, तो उसे हमने परतंत्र दोष प्रकोप कह कर के जाना, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के लिए यह उक्ति, यह बातें पचती नहीं है। मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि ए फॉर एप्पल छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन बड़ों के लिए एक हास्य का पात्र बन जाता है ये शब्द। तो कल हम लोगों ने जो आप लोगों के सामने जो मैंने बात रखा कि हेमंत ऋतु में मधुर रस प्रकृति उत्सर्जित करती है, उसी प्रकृति से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आ, आगन और जो पौष महीना है, वो काल हमारे शरीर में कफ को उत्सर्जित करने वाली जल और पृथ्वी तत्व उत्पन्न होगा, उसकी अधिकता होगी। वसंत ऋतु तक कफ का उत्सर्जन काल रहता है शरीर में। उसके बाद हमने कल बात किया था कि वसंत के प्रारंभ में ही हमें अथवा मध्य समय में अथवा अंत समय में जरूर हमें, हालांकि वो जो समय है वसंत का जो समय है, वो कफ का उत्सर्जन करने वाला, बहिर्गमन करने वाला, कफ को बाहर निकाल कर फेंकने की क्रियाएं करती है शरीर। लेकिन हमें भी प्रकृति को हेल्प करने के लिए यहाँ वमन करना चाहिए, ऐसा करके हमने कल, तो इसे हमने बात किया था कि ये परतंत्र दोष प्रकोप है और स्वतंत्र के अंतर्गत जो हमारे शरीर के जो अर्गन है, वहाँ अगर कोई इंटरनल किसी प्रॉब्लम के वजह से अगर कोई दिक्कत होती है, तो उसे हमने स्वतंत्र दोष प्रकोप कह करके कल हमने एक सिंपल से अपनी राय को रखा था और आप लोगों ने भी जरूर सुने होंगे। अब आज हम थोड़ी सी गहराई में इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। एक्सटर्नल बात तो कल हो गई, आज हम थोड़ा सा अंदर की बात आज हम आपके सामने करेंगे। प्रसंग है स्वतंत्र दोष प्रकोप और परतंत्र दोष प्रकोप। इसे आप कृपया नोट कीजिएगा अपने अपने कागज में, क्योंकि स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप को समझे बगैर कोई भी आदमी विशिष्ट चिकित्सक नहीं बन सकता। आज हम बात करेंगे इंटरनल शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, उसके संदर्भ में किस तरह से क्रियाएं होती है और उसी के आधार पर स्वतंत्र और परतंत्र की जो बातें जो रखी गई है, उसको कैसे आज हम व्याख्यान करेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने जीवन में अगर आप चिकित्सक हो, इनमें से बहुत सारे चिकित्सक है ही, आपने ध्यान दिए होंगे कि आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आया और आपने कुछ दवाई दिया, पेशेंट को बहुत अच्छा लगा और वो आपकी खूब तारीफ करने लगा और आपने भी उस चीज को अपने यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल साइट में डाला, देखिए मेरे चिकित्सा विधि से ये रोगी ठीक हो गया। तो लोगों ने कहा वाह जी वाह, वैद्य जी बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा हुई।
लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट आए, आपको लगा कि बहुत सिंपल सा इसका समस्या होगा, आपने कुछ इलाज दिया, जो लक्षण है, जो लाक्षणिक चिकित्सा आपने किए, लेकिन बीमार ठीक होने की जगह में और बढ़ता गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसी के आधार पर हम इसको आज के क्लास को रखेंगे और इसी को लेकर के हम फिर दोषों को समझने के लिए नाड़ी परीक्षण में जाएंगे। क्योंकि आप मेरे साथ नाड़ी सीखने के लिए आए हैं, तो कम से कम मैं जो आचार्य हूँ, उसका बेनिफिट आपको मिलनी चाहिए ना। मैं हर जगह से लाकर के एक संदर्भ को नाड़ी परीक्षण में मैं जोड़ते हुए जा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत आनंद आए। पता तो चले कि भाई नाड़ी सीखना और सिखाना होती क्या चीज है। तो आपके सामने जो रोगी आया, आपको लगा यार ये साधारण, आपके सामने मान लो कोई एक रोगी आया, बोला सर मुझे संचारी दाह है। संचारी दाह का मतलब कभी पैर के उंगली में जलन होती है, कभी घुटनों में जलन होना, कभी जांग में जलन होना, कभी जो है कि पीठ में जलन होना, कभी हाथ में होना, कभी आंखों में होना, कभी नाक में होना। ये संचारी वेदना बोलते हैं इसको। तो आपको लगा यार ये कोई बड़ी समस्या थोड़ी है। दाह यानी पित्त, दाह यानी जलन कौन करता है? जलन पित्त करता है। पित्त अगर शरीर में बढ़ता है तो क्या होगा? जलन बढ़ता है। वायु बढ़े तो दर्द बढ़ता है। और कफ जब बढ़ता है तो क्या होता है? मनोज जी आ गए, मनोज जी को सारी चीजें पता है। कफ कफ अगर शरीर में बढ़ता है तो आलस्यतापन और शरीर में हैवीनेस बढ़ जाता है। आलस्य इतना ज्यादा बढ़ जाता है, भूख की कमी होती है, कफ के वजह से होता है। लेकिन आपके पास ऐसा रोगी आया, बोला कि भाई ये सिद्धांत तो आपने लिख दिया, नोट तो अभी आप कर रहे हो कागज में, मालूम है मुझे। आपने देखा कि हाँ यार ये वाकई में बोल रहा है, अगला जलन है। आपने नाड़ी को परीक्षण नहीं किया, आपने बस ये सुना कि इसको जलन है, तो आपने कुछ भी जो शीतोपचार आपने किया, क्योंकि है ना विपरीत चिकित्सा होनी चाहिए, इस आधार पर आपने कुछ भी शीत द्रव्य दिया और रोगी को पीड़ा और बढ़ गया। पहले तो एक स्थानिक जलन था, अब तो पूरा सार्वदेहिक जलन हो गया, पूरे शरीर में जलन मचने लग पड़ा। ऐसा कदाचित ऐसा होता है। फिर रोगी भी कुछ बोले और आप भी अपने सिर पे हाथ रखे, हे भगवान कुछ तो अच्छा ही किया था लेकिन और बुरा हो गया। ऐसा होता है ना, यदा कदा ऐसा हो ही जाता है। तो इस दोनों के इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। तो इस स्ट्रोंग सिद्धांत को आप नोट करिए। स्वतंत्र दोष प्रकोप और परतंत्र दोष प्रकोप के आधार पर अगर अपने हेतु से उत्पन्न दोष या जो व्याधि है, नोट करिए, अपने दोष से, अपने हेतु से उत्पन्न दोष या व्याधि को स्वतंत्र दोष कहते हैं या स्वतंत्र प्रकोप बोलते हैं, स्वतंत्र दोष प्रकोप बोलते हैं। फिर से नोट करना, ऐसा व्याधि जो अपने हेतु से उत्पन्न हुआ है। ध्यान से सुनना, ऐसा व्याधि या ऐसा रोग जो अपने हेतु से उत्पन्न हुआ है और अपने हेतु से उत्पन्न होने के बाद वह व्याधि जो लक्षण को दिखाता है, उसके विपरीत चिकित्सा करने से जो समन हो जाता है, वह स्वतंत्र दोष व्याधि है। समझ में आया आप लोगों को? अब यहां अपना हेतु का मतलब क्या है? और बोल दीजिए गुरु। हाँ, जो अपने हेतु से उत्पन्न दोष या व्याधि को स्वतंत्र व्याधि कहा जाता है। जो अपने हेतु से उत्पन्न दोष या व्याधि जिसके विपरीत चिकित्सा करने से वो आसानी से समन भी हो जाता है, तो उसे स्वतंत्र दोष व्याधि बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर
वायु का या कफ का, ये आसान होगा समझने के लिए। कफ का, कफ जो है उसका स्वभाव में क्या-क्या गुण है? जैसे हैवीनेस है, गुरु या है ना, भारी है वो, और क्या-क्या है? शीत है, स्निग्ध है। लघु है। हाँ? लघु। नहीं, नहीं, लघु कफ नहीं है भैया, लघु पित्त और वात है। अच्छा। जो गुरु है वो खुद से कैसे लघु होगा? मान लो अभी हम इतना समझेंगे कि कफ है और कफ के वजह से हेवीनेस है, शरीर में भारीपन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अथवा कफ में स्निग्ध गुण है और उसके वजह से आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रही है। अथवा पित्त में उष्ण गुण है, उसी उष्ण गुण के वजह से शरीर में जलन हो रहा है, जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रसंगवश कहा। तो हेतु के उत्पन्न का मतलब है कि पित्त का जो उष्णपन है, वो पित्त दोष का हेतु है। या पित्त दोष को उत्पन्न करने वाला जो कोई, अगर आपने विदाही पदार्थों का सेवन किया, कोई गर्म द्रव्यों का सेवन किया, निरंतर आप समोसा ही खाते जा रहे हो, यह जो विदाही पदार्थ था, इसके सेवन से शरीर में जो गर्मी बढ़ी, जो पित्त बढ़ा, यहाँ पर हम समोसा को पित्त का हेतु भी कहेंगे। ऐसे में आपके पास रोगी आया कि सर मुझे जलन हो रही है, आपने कुछ शीत चिकित्सा किया उसके लिए, कुछ भी किया और रोगी ठीक हो गया। तो यहां हो गया कि अपने हेतु से उत्पन्न व्याधि, समोसा में जो उष्णपन है, वो पित्त का स्वयं का हेतु है दोष उत्पन्न होने के लिए। हेतु का मतलब है, एक आदमी शराबी है तो शराबी के लिए नशा चाहिए, तो नशा के लिए हेतु क्या बन गया? दारू। एक स्त्रैण व्यक्ति है जिसको स्त्री की चाह है, उसके लिए हेतु क्या होता है? कोई स्मार्ट लड़की मिले तो बस मदमस्त हो जाए रास्ते में, तो उसके लिए स्मार्ट लड़की हेतु है। वायु को बढ़ाने वाला जितने भी पदार्थ है, वो वायु का हेतु है, वायु वर्धन के लिए हेतु है, वायु दोष उत्पन्न करने वाला हेतु है। समझ में आया? बहुत सारे उदाहरण दिया। तो आपने जो सूत्र लिखा था कि जो अपने हेतु से उत्पन्न व्याधि, जैसे समोसा खाने के बाद जो व्याधि उत्पन्न हुआ, जलन, और उसके विपरीत चिकित्सा करने से, यानी जो जलन हुआ, जो दाह हुआ, उसके विपरीत शीत चिकित्सा करने से वह समन हो गया, तो इसे हम बोलेंगे स्वतंत्र दोष। समझ में आया? स्वतंत्र दोष। आप लोग बहुत आयुर्वेद में कितने क्या कुछ हो, जैसे भी ये, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से लेते हुए चलूं आप सबको। अब परतंत्र दोष क्या है? नोट करिए। जो अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं होता। जो अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं होता। बस यही जो ज्यादातर जो व्याधि, जो रुग्ण है, रोगी जो होते हैं, वो यही परतंत्र दोष व्याधि को लेकर के भटकते हैं ज्यादातर वैद्यों के पास, और इसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि वैद्य भी कभी रोग को समझना ही नहीं चाहता। तो जो अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं होता, जैसे अभी वहां समोसा खाने से पित्त बढ़ रहा था, लेकिन यहां समोसा खाने से पित्त नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जलन हो रही है। वह जो जलन है वो पित्त के हेतुओं के सेवन से नहीं, बल्कि किसी और कारण से हो रहा है। ध्यान से सिद्धांत को लिखिए। जो अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं है,
और जो अपने विपरीत चिकित्सा से समन भी नहीं होता, जो अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं हुआ है, जो अपने विपरीत चिकित्सा से, जो अपने चिकित्सा से समन नहीं होता और जिसका लक्षण भी अस्पष्ट रहता है। तीन चीजें ऊपर भी, तीन चीजें इसको भी लिखिए जरा। जो लक्ष्य, जिसका लक्षण स्पष्ट दिखता है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए लेफ्ट हो रहे, कोई बात नहीं। जिनको समझ में आ जाए वो बैठो जिनको ना आए वो ना बैठो, कोई बात नहीं। लेकिन इसको समझे बगैर आयुर्वेद को आप हिला भी नहीं सकते। मैं इतनी सीधी सी बात, देखो स्पष्ट बोलना जरूरी होता है। इस सिद्धांत को समझे बगैर आयुर्वेद में आप कुछ नहीं कर सकते। जो रुग्ण आपके पास जो आया है, वो रुग्ण जो है स्वतंत्र दोष व्याधि वाला है या परतंत्र दोष व्याधि वाला है? सर रिकॉर्डिंग हो रही है? जी जी हो रही है। अब जो परतंत्र दोष व्याधि को समझो, यही सबसे खतरनाक है। इसी के पीछे लोग पागल होकर के घूमते, इसी के इलाज सही ना होने की वजह से, इसी के इलाज ना समझने की वजह से। अभी मैं जरा अपनी बात को, कैसे रविंद्र जी क्या बोले? मैं जरा अपनी बात को रखूं, फिर बाद में करते। अभी मेरा जो रिदम है वो सही रहने दीजिएगा। तो इसी इसी परतंत्र दोष के चक्कर में गड़बड़ होता है। तो परतंत्र में लिखिए, जो अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं होता, जो अपने चिकित्सा करने से ठीक नहीं होता और जिसका लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वह परतंत्र व्याधि है। मुझे एक भाई साहब बहुत पहले से ये स्वतंत्र परतंत्र दोष के लिए, पता नहीं कौन है, वो मुझे बार बार मैसेज करते थे, सर इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करिए। पता नहीं। नमस्ते आचार्य जी, मैं ही था वो। अच्छा त्रिलोक जी, आपको समझ में आ रहा है अभी मेरी बात? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। हाँ, तो परतंत्र दोष व्याधि है, जो परतंत्र, जो कि अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं होता, जो अपने चिकित्सा करने से ठीक नहीं होता और जिसका लक्षण स्पष्ट नहीं समझ में आता, वह परतंत्र दोष व्याधि है। जैसे जैसे एक वैद्य के पास एक रुग्ण आया, यानी एक रोगी आया। ध्यान से सुनना, इसी उदाहरण में आपको परतंत्र दोष व्याधि समझ में आएगा। एक वैद्य जी थे, उनके पास एक रुग्ण आया, यह बोलते हुए कि सर मेरे तो शरीर में दाह यानी जलन हो रही है। अब वैद्य जी ने देखा कि भाई दाह का यानी कि पित्त बड़ा है, चलो पित्त के इलाज करते। कुछ शीत द्रव्य दिया उनको खाने के लिए। कुछ शीत देना ही चाहिए भाई, पित्त बड़ा है तो विपरीत चिकित्सा होती है। कफ बड़ा है तो कफ के विपरीत कटु द्रव्य दिया जाए, पित्त बड़ा है तो शीत द्रव्य दिया जाए। इसमें कौन सी गड़बड़ किया उन्होंने? कोई गलती तो नहीं की। लेकिन जैसे ही दवाई खाया, दूसरे दिन से रुग्ण को और ज्यादा समस्या बनने लगी। कहने लगा कि वैद्य जी, कल तो मेरे पैर में जलन होती थी, अब तो पूरे शरीर में दाह हो रही है। वैद्य जी ने उस रोगी को फिर बुलाया, कहा कि जनाब अब मुझे अच्छी तरह से बताइए, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारा तो अकाट्य मेडिसिन है, बुद्धि भी अकाट्य है। रुग्ण को अब अपने पास बुलाया और डायग्नोस किया और हेतुओं को निकालने का प्रयत्न किया। ध्यान देना गव्य सिद्ध दीपक जी और दूसरे सारे लोग, कभी भी जब हम चिकित्सा करते हैं तो लाक्षणिक चिकित्सा की तरफ हमें नहीं दौड़नी चाहिए। लाक्षणिक का मतलब है जलन हुआ, चलो शीत द्रव्य दो। अच्छा बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, चलो कुछ उष्ण द्रव्य दो। अच्छा कमजोरी आ रही है, कि चलो इसको ब्रिह्मण द्रव्य दो, ताकत देने वाली। अगर यह इसे हम बोलते हैं लाक्षणिक चिकित्सा, तो इस तरह के चिकित्सा के पीछे आप पढ़ोगे तो जो स्वतंत्र दोष व्याधि से ग्रसित है उनको तो ठीक करेगा, क्योंकि लाक्षणिक चिकित्सा वहां होनी चाहिए। लेकिन जो परतंत्र दोष व्याधि वहां नहीं होता। अभी आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर काम हुआ। वैद्य ने पूछा कि कृपया आप मुझे ये बताइए कि आपके जो ये जलन हो रही है ना, इसके पीछे का कारण क्या है, मुझे पूरा समझना है। हिस्ट्री उन्होंने अब नोट करना शुरू किया। तो आप लोग भी हर जो रुग्ण है उसके हिस्ट्री को चेक करना है आप लोगों ने। वैद्य ने पूछा, आप बताइए कि 10-12 दिन से आपका हर रोज का जो सुबह उठने से लेकर रात के सोने पर्यंत का पूरा हिस्ट्री हमें बताइए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है सर, कुछ चिंता तो है किसी कारणवश।
पूछते-पूछते बातों में बात निकल पड़ा कि सर ऐसा है रात में कम से कम 12 बजे हमें रोटी खानी होती है। उसके बाद दिन भर ऑफ़िस में काम होता है और रात में 12 बजे रोटी खा कर के 2 घंटे तक हम थोड़ा-सा सैर करते बाद में बाहर रास्ते में। रास्ते में क्या करते? काफ़ी दूर तक कहते हैं कि पैदल चल के आते हैं, दूर तक। 2 घंटा रात के 2 बजे तक, 12 बजे से सैर किया। अब देखो यहाँ पर क्या-क्या है, यहाँ क्या हेतु निकला? हेतु इसे बोलते हैं। निदान क्या निकला यहाँ पर? वह आदमी रात के समय में बाहर चल रहा है, रात के 2 बजे के टाइम में, यानी उसके शरीर में शीत का प्रभाव है। क्या है? शीत का प्रभाव है। रात के समय में चल रहा है, तो यहाँ चल गति भी बढ़ रहा है। जब आदमी कोई काम करता है, जो चलता है ना रास्ते में बहुत ज़्यादा, पसीना निकालने के चक्कर में, लोग रनिंग करते बहुत ज़्यादा घंटों तक, तो वहाँ चल गति बढ़ती है। और चूँकि रात का समय है, तो रुक्षता भी चलने से शरीर में पसीना बहेगा, तो शरीर में रुक्षता भी बनेगी। रुक्ष यानी रूखा, ड्राइनेस, सूखापन उसके शरीर में बनेगा। शीत हवा उसके शरीर को रूखा भी करेगा और ठंडा भी करेगा। जैसे एसी का ठंडा जो होता है, एसी और कूलर के ठंडा में क्या फ़र्क है? कूलर का जो ठंडा है, ठंडा तो देता है लेकिन रूखा नहीं देता। उसमें थोड़ी-सी कुछ स्निग्धता भी रहती है। लेकिन एसी के जो ठंडा है, उसमें स्निग्धता नहीं होता, उसमें रुक्षता होता है। एसी में रहने वाले लोगों के कमर में, उसके पैरों में, उसकी जो बोन है, वहाँ पर प्रॉब्लम होना कंपल्सरी है। समय के बाद उनके शरीर में क्या होगा? रुक्षता बढ़ेगा और वायु का प्रकोपित होना कंपल्सरी है। तो इन 3 हेतुओं के कारण से उस आदमी के शरीर में वायु बढ़ रहा था। ध्यान देना, क्या हो रहा था? वायु बढ़ रहा था। और जब वायु बढ़ा इस व्यक्ति के शरीर में, तो वायु बढ़ता हुआ जो वायु है, उसने क्या किया? उसने जो पित्त हमारे शरीर में जिस जगह से वायु बढ़ा, अब देखो वायु तो हर जगह है, शरीर के पैर के नाखून से लेकर सिर के शिखा पर्यंत वायु है। हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे ही बाद में। अपान वायु है, उदान वायु है, प्राण वायु है, सब जगह वायु है। समझ में आया? किसी एक स्थानिक कहीं का एक वायु के अंदर वो शीत, रुक्ष और चल गुण बढ़ा और उसी जगह में भी पित्त और कफ भी रहता है। कफ भी पूरे शरीर में है, वायु भी पूरे शरीर में है। तो उस एक स्थानिक जगह जहां वायु बढ़ा और वायु में रुक्ष, शीत और चल गुण बढ़ा और उसके बढ़ने के वजह से संचय से प्रसर अवस्था में जब वायु गया, तो प्रसर अवस्था में गया हुआ वायु अपने गुण जब वो वृद्ध अवस्था में हुआ, बढ़ा, वायु का रूखा गुण जब बढ़ना शुरू हुआ, तो उसने पित्त के जो परमाणु है, उष्ण वाली पित्त में जो उष्ण गर्मी क्या है? वो एक तरह का परमाणु है ना? वो एक अणु है वो, उष्णता पित्त का। तो उसने क्या किया? पित्त के उस परमाणु रूपी उस उष्णता को अपने लपेटे में लिया और लेकर के उसके साथ गति करना शुरू किया। किसने? वायु ने। जब गति हुआ तो वायु के जो रुक्ष वाली जो स्थिति है उसके साथ-साथ पित्त की गर्मी भी जा रहा है साथ में। अब उस वैद्य ने उसको गर्मी जब गया तो गर्मी विचलित हुआ कि नहीं हुआ वायु के वजह से? एक दोष दूसरे दोष को पीड़ित करते हैं, ये तो आपने सुने होंगे। जब कोई दोष बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे दोषों को भी विकृत करते हैं। लेकिन यहाँ जो पित्त जो है वो प्राकृत अवस्था में था, विकृत अवस्था में नहीं था। लेकिन वायु के बढ़ने के वजह से उसने पित्त के परमाणुओं को लेकर के जब गति संचार करना शुरू किया, तो पित्त की जो गर्मी है उसको वायु ने हवा देना शुरू किया। वायु जब विकृत अवस्था में गया तो उसके हवा से पित्त की जो गर्मी उससे वो व्यक्ति पीड़ित हो गया। ठीक है? पित्त पीड़ित हुआ पित्त की गर्मी से। अब यहां पर प्रारंभिक जो लक्षण है उस रोगी को
पित्त की जो ऊष्मा यानी गर्मी वाली जो लक्षण, उससे वो व्यक्ति पीड़ित हो गया। चिकित्सक के पास गया, सर ऐसा है, तो अब वो क्या करता, अगले को तो भाई यही समझ में आ रहा है कि गर्मी है तो चलो उष्ण दो। लेकिन उसने जब वो उष्ण दवाई दिया, उसने जो शीत दवाई दिया पित्त के विपरीत, तो शीत तो उसका ऑलरेडी बढ़ रहा था वहां पर, वायु के रूप में शीत के बढ़ने से ही वायु बढ़ रही थी। क्योंकि वायु में है ना, शीत गुण है, जल गुण है, रुक्ष गुण है, खर गुण है, विशद गुण, ये सारे वायु के गुण है। तो वायु के 3 गुण के हेतुओं के संपर्क में होने से वायु के 3 गुण बढ़ा। जरूरी नहीं है कि एक साथ सभी गुण बढ़े, धीरे धीरे अपने संगति से दूसरे गुण बढ़ा सकते हैं वो। तो यहां उसने जब शीत द्रव्य दिया, तो वायु के शीत गुण और ज्यादा बढ़ गया, और हेतु को भी वो समन नहीं कर रहा था, उसको भी वो सेवन कर ही रहा था, उसको भी वो रोक नहीं रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर उसकी जो वायु बढ़ा, तो वायु ने पित्त को और ज्यादा धक्का देना शुरू किया, तो पित्त की गर्मी से वो और ज्यादा पीड़ित हो गया। तो यहाँ इलाज क्या होना चाहिए, अजय राव जी बताइए। गुरु जी, इलाज ये होना चाहिए कि जो वायु का समन करना, हाँ, वायु का वायु जो गुण समन है, करना शीत, चाहिए। रुक्ष, जल, हाँ, हर, अब इसका यहाँ पर उल्टा उस वैद्य व्यक्ति ने को। अपने चतुरताई से समझा कि यहाँ तो भाई वायु ही उस पित्त को लेकर के जा रहा है, इसीलिए हमें वायु का, उन्होंने फिर कुछ स्निग्ध समन द्रव्यों करना से, है। स्निग्ध जो पदार्थ है उससे जब उन्होंने, जब एनिमा दिया, जब वस्ती दिया, मात्रा वस्ती वगैरह, जो वस्ती के जो बहुत सारे भेद है, जब दिया, वायु क्या हो गया, वायु में बढ़ा हुआ जो उष्ण, जो उसकी जो शीत गुण, उसकी चल और उसकी शीत, चल और रुक्ष, ये 3 गुण जो था, अकेले स्निग्ध दवाई ने क्या किया, स्निग्ध, और उसको कुछ स्वेदन कर्म किया गया, खूब स्वेदन किया, और उसके बाद कुछ चिकना पदार्थ उसको खाने के लिए दिया और एनिमा दिया। एनिमा देते ही शीत उसकी उष्णता से समन हो गया, है ना, क्योंकि स्वेदन दिया गया, पसीना निकाला गया, तो ठंडाहट अंदर के सारा खत्म हो गया। उसके बाद उसको क्या दिया गया, चिकना पदार्थ, तो उसे रूखा और चल, ये दोनों ही समन हो गया। तो यहां पर ये एक ट्रीटमेंट से उसके गर्मी भी खत्म हो गया, उसके वायु भी समन हो गया, व्यक्ति हो गया खुश, वैद्य जी हो गए खुश। तो इसे हम बोलेंगे परतंत्र दोष व्याधि। समझ में आया? इसके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जब रुग्ण आपके पास आते हैं, तो इसी तरह से हमें उस व्यक्ति के शरीरस्थ जो व्याधि है, उसको हमें हेतु को निकालना है। हाँ जी, आपका उम्र कितना है, आप में समस्या क्या है, कहाँ से ये सारी दिक्कत हुई है, क्यों हुई है, क्या करते थे, क्या खाते थे, खाने के बाद जो इस तरह के व्यवहार, उसको करने के बाद शरीर में ऐसा क्या हुआ होगा। जैसे रात में चल रहा था, 3 वायु के गुण को के संपर्क में ज्यादा था, उससे वायु के वो 3 गुण बढ़ा, और उसके वजह से पित्त को लपेटे में लेके गया। इलाज के रूप में वात समन का ट्रीटमेंट देने से पित्त भी ठीक हो गया, पित्त के लिए कुछ नहीं किया गया। तो जब आपके सामने जब रुग्ण आते हैं, तो पहली बात तो नाड़ी परीक्षण करना है। यह जो चीज है, इसे हम बोलेंगे पित्त आवृत व्यान वायु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि व्याने न सर्वदेह, जो व्यान है वो हमारे संपूर्ण देह में विचरण करता है, व्यान। और पित्त और कफ के ऊर्जा और स्निग्धता को लेकर के व्यान वायु ही रस, रक्त आदियों के सहयोग से आगे की ओर बढ़ता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पित्त आवृत व्यान वायु। इसी से वो पीड़ित था। हाँ, तो यहाँ पर, हाँ, तो यह जो चीजें हैं, जब हम व्यान वायु को देखने की विधा जब हम सीखेंगे नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में, तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आएगा। अभी यह प्रसंग कहां से मैंने जोड़ा है कि वही हेमंत ऋतु में मधुर द्रव्य का उत्पादन होता है, उसके वजह से शरीर में, यह तो है एक्सटर्नल जो दोष प्रकोप के बारे में हमने कल बात किया था, और आज जो है हमने इंटरनल दोष प्रकोप के बारे में बात किया, चाहे वो स्वतंत्र हो चाहे वो परतंत्र हो। समझ में आया? मनोज जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? इससे आगे बढ़े अब जरा।
तो इस चीज को भी हमें जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो यह जो चीजें हैं इसे भी हमें समझना होगा। जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं और नाड़ी परीक्षण करते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्पष्ट सिद्धांत रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा दूसरे लेवल में आगे बढ़ रहा हूँ। हम कल से नाड़ी परीक्षण के जो मुख्य जो सिद्धांत है वहां पर जाएंगे। उससे पहले प्रारंभिक जो भूमिका है नाड़ी परीक्षण के लिए, जो प्रारंभिक जो बातें हैं उसको आज हम यहाँ सीखेंगे और जो मुख्य जो बातें हैं वो कल से हम नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में बात करेंगे। अब एक ही सिद्धांत रह गया, एक ही विचार रह गया, एक ही बात रह गया जिसे हम बोलेंगे पांच भौतिक। कल हमने बात किया था ना कि जो पांच भौतिक जो संगठन शरीर में किस तरह से कैसे कैसे बनता है। हेमंत ऋतु में मधुर, शिशिर ऋतु में तिक्त, वसंत ऋतु में कषाय, ग्रीष्म ऋतु में कटु, वर्षा में अम्ल और शरद में लवण। ये रस का उत्पादन हो रहा था, कल हमने बात किए थे एक्सटर्नल दोष प्रकोप के आधार पर। हालांकि उसे शरीर का ये प्राकृत दोष कहेंगे, विकृत दोष नहीं कहेंगे। ये सभी चीजें ऐसा नहीं कि हेमंत ऋतु में मधुर निकला तो वो मधुर आपको खत्म कर देगा या मार देगा, कुछ होगा नहीं। वो दोष जरूर है। कफ पित्त और वात को दोष क्यों बोलते हैं? ग्रंथकार चरक जो है ना, कफ पित्त वात को धातु इस शब्द से संबोधन किया है। धातु और दोष में फर्क इतना ही है कि जो साम्य अवस्था में है, जो अभी दोष्य नहीं है, जो अभी दोष युक्त विकार युक्त नहीं है, उसे हम धातु कहेंगे, चाहे वो दोष हो, कफ पित्त वात हो, चाहे वो कोई भी हो। रस का जो संगठन है वह भी धातु है। धातु भी एक परमाणु रूपा है। धातु जो है कोई ऐसा दिखने वाला वस्तु नहीं है। धातु एक परमाणु रूपा है जो अदृश्य स्वरूप में है और वो वस्तुओं को, ऑर्गन्स को, चीजों का निर्माण करना, समय से उससे कार्य स्थापन करना, उसके बाद उसको विलय करना, ये सभी क्रियाएं निरंतर चलता है एक गति से। तो हमने जाना जो धातु, जो दोष है वो साम्य अवस्था में धातु है। जब वो दोष युक्त हो जाते हैं किसी भी कारण से तो उसे फिर दूष्यति दोष, जो दोष जो दूषित होने की संभावना होती है दोषों में, इसीलिए उसे कफ पित्त और वात को दोष भी कहा गया है। हालांकि वो धातु है, वो भी परमाणु रूपा है, लेकिन वो दोष से संयोग होने से, दूष्य के योग होने से, विकारग्रस्त होने से वो दोष बन सकते, वो आपको तंग कर सकते, पीड़ित कर सकते, इसीलिए उसको फिर दोष भी बताया जाता है, कफित वात। हालांकि साम्य अवस्था में वो धातु ही है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। विकृत अवस्था में ये दोष माने जाएंगे। हाँ, विकृत अवस्था में जाते हैं। देखो, दोष का मतलब है दोषयंती ति दोष, वो दुख देने वाला है या दुख देने वालों के संगति में जाने से खुद दुखी बन जाते हैं और दुखी होकर के दूसरे दोषों को भी वो विकार ग्रस्त बना सकते। इसको जान करके ग्रंथकार ने इसको दोष कहा है। हालांकि अगर वो विकारग्रस्त, जैसे धातु है, धातु खुद से कभी दूसरे को विकारग्रस्त नहीं करता, खुद से कभी दोष युक्त नहीं होता। दूसरों के विकार से वो दोषी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इसीलिए उसको दोष नहीं कहा गया, धातु को धातु कहा गया। हालांकि जो कफ पित्त वात है वो भी धातु ही है चरक के हिसाब से, लेकिन खुद से वो दोष युक्त हो सकते हैं, मलों के संगति से, आपके है ना, अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए वो विकृत हो सकते हैं, वो विकारग्रस्त हो सकते हैं, वो दूसरे अर्गन को, दूसरे धातुओं को वो विकारग्रस्त बना सकते हैं। पागल कुत्तों के तरह, जैसे हम कहते हैं ना, एक कुत्ता जब तक ठीक है तो ठीक है, नहीं तो पागल भी हो सकता है। जब पागल होगा तो दूसरों को काटना शुरू करेगा, काटने से अगला फिर मर जाएगा, है ना, रेबीज का खतरनाक स्थिति उसमें आएगी। ऐसे ही धातु का एक हिस्सा जो कफ पित्त वात के रूप में है शरीर में, दोषों के संगति में आकर के वो दोष दूष्य बन जाता है, इसीलिए उसको दोष बताया गया है। यह जो है हमारे शरीर में, जैसे
कल हमने जो बात किया था यहाँ पर संचयम च प्रकोपम च, इसके आधार पर ही आज मैं उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं आपके सामने ये बात यहाँ रख रहा हूँ कि दोष की संचित अवस्था तो आपको समझ में आ गया। अब दोष के संचय का मतलब क्या है? अगर हम थोड़ा गहराई में जाना चाहें, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है आप लोगों को आयुर्वेद अच्छी तरह से। पहले आप उसको चरक को आप पढ़ते रहिए, तो जो आज हम बात कर रहे, ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझना आपको आना शुरू हो जाएगा। इतने जल्दी आप इसको नहीं समझ पाएँगे। संचित का मतलब क्या है? और प्रसर का मतलब क्या है? प्रकोप का मतलब क्या है? मैं आपको मैंने जो वेबसाइट में जो लिखा है, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। अब इससे आगे का जो प्रसंग है, आप कृपया उसी वेबसाइट से देख कर के आप लोग चाहो तो अपने मोबाइल में इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने मोबाइल में। वेबसाइट अपने मोबाइल में खोलिए, अदरवाइज़ अभी तो मैं आपको यहाँ पर दिखा ही रहा हूँ। नहीं तो बाद में आप उस मोबाइल वेबसाइट में भी आप इसको देख सकते हो आप। मेरे मोबाइल लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है, 1 सेकंड ना, इसको मैं चार्ज में डाल देता हूँ। हाँ जी, अभी तक जो मैंने आप लोगों के सामने बात रखा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया ज़रा मुझे बताइए? सबको लेकर के चलना है ना साथ में। किसको वो बात समझ में नहीं आई? रविंद्र जी, आ गया होगा आपको सारा समझ में। आप ठीक है। हमारे आपके ना आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है यहाँ पर। तो कल से हम वो नाड़ी परीक्षण के प्रारंभिक अवस्था में जाएँगे। आज हमने स्वतंत्र और परतंत्र दोष को हमने समझ लिया, है ना? संचयम च, अब संचय का मतलब होता है दोषों का संचय होना। संचय का मतलब है वायु में जो रुक्ष गुण है, हेतु सेवन का मतलब कुछ भी आपने इस तरह की कोई रुक्ष चीज खाया, या वो जो आदमी जो रात भर वो घूमने के लिए जा रहा था, उससे जो रुक्षपन जो हो गया, उससे उसके वायु वाले कटोरी में जो रुक्षपन था, रुक्ष रूपी उसका वायु का एक बेटा, उसको समझ लो। वायु तो आत्म रूप है ना, आत्मज्ञ है ना, तो उसका एक बेटा, आप रुक्ष नाम का एक बेटा ये समझ लो। तो आप रुक्ष के संपर्क में ज्यादा जाने से वायु का जो रुक्ष गुण है वो बढ़ना शुरू हुआ, या वायु का एक बेटा उसने उस रुक्षता को क्या किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि वायु के उस बेटे को लगा कि मेरे में जो रूखापन है वही रूखापन इस व्यक्ति के शरीर से बाहर से आ रहा है। तो इससे उस रुक्षता में क्या होगा, संचय यानी उसके भंडार में वो ड्राइनेस वाली जो गुण है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? अगर वायु में शीत यानी ठंडा गुण है, तो वायु का एक बेटा जिसका नाम था ठंडा, ठंडे के संपर्क में ज्यादा जाने से उस ठंडा वाला बेटे का जो भंडार है वो ठंडा हाट से भर गया। तो वायु का जो शीत गुण है उसका संचय होना, उसका उसके भंडार में भर जाना, लेकिन एक निश्चित समय के बाद अब शरीर और वो दोषों में जो भंडार जो एकत्रित हुआ, संचय जो हुआ, वो एक निश्चित लेवल के बाद उठ करके बाहर जाएगा। हमारे पास एक कटोरी है, उस कटोरी में जितना पानी आ सकता है उतना पानी तो बूंद बूंद करके, जब तक वो कटोरी है खाली है तब तक वो पानी वहां आएगा और टिकता रहेगा। जब तक कटोरी भरा नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत कब होगी, जब वो कटोरी भर जाएगा। भरने के बाद भी अगर वो चीज, पानी का बूंद कटोरी में आता रहा तो पानी कटोरी से
बाहर निकल जाएगा। वात रूपी पिता के शीत रूपी बेटे के कटोरी में इतना बड़ा कटोरी था, जितने कि बाहर से शीत के संपर्क में आने से, शरीर का संपर्क में आने से वहां जो शीत गुण जो बढ़ता गया और वायु के शीत रूपी उस बेटे के कटोरी में संचय होना शुरू हुआ। वो तब तक आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा जब तक वायु के उस शीत रूपी बेटे की कटोरी न भर जाए। आपको समझ में आ रहा है मेरा ये बात? संचयम च प्रकोपम च, इसका मैं यहाँ व्याख्यान कर रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में घुस जाए इसीलिए थोड़ा ये सारी बातें में बोलना मुझे पड़ रहा है। जिस दिन वह कटोरी भर जाएगा, किससे भरेगा? आपके जैसे वो आदमी रात में विचरण कर रहा था, शीत में ठंडी में घूम रहा था, तो शरीर क्या है, उसके ठंडाहट को संग्रह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बढ़ रहा है ठंडाहट। तो वो बढ़ने की क्रिया तब तक सहनीय है जब तक उसके कटोरी में उसको एक्सेप्ट करने की ताकत है, स्टोर करने की जब तक वो जगह है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो भर जाएगा तो फिर वहां से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब क्या है कि वो अपने स्थान से वायु का एक बेटा जिसका नाम है शीत, है ना, उस शीत की जो कटोरी है जब वो भरेगा तो बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर हेतु सेवन तो हो रहा है ना बार बार। इसीलिए चिकित्सक क्या बोलते हैं रोगी को, आप वो उसको खाना बंद करो। अच्छा, आप पानी पूरी खाते हो, आप उसको बंद करो, क्योंकि पानी पूरी के माध्यम से पित्त का एक बेटा जिसका नाम है उष्ण, उस उष्ण के भंडार में आप जो पानी पूरी खा रहे हो उसके जो तीखापन है वो वहां आ रहा है। वो तब तक तो सहनीय है शरीर के लिए जब तक उसके भंडार न भर जाए। जिस दिन वो भरेगा, जब बाहर निकलेगा तो आपके लिए कुछ तकलीफ उत्पन्न करेगा। क्या क्या करेगा? अगर वायु के किसी हेतुओं का अधिक सेवन होगा और उसके बाद वो उसके कटोरी में आकर के स्टोर हो रहा है, यानी संचय हो रहा है, वायु के जैसे रुक्ष है, उष्ण है, जैसे उसके लघु गुण है, इस तरह की चीजों के सेवन करने से, है ना, तो उसमें क्या होगा, कोष्ठ में भारीपन आना, जकड़ाहट आना, ये सारी चीजें वायु के भंडारण से होगा। पित्त के भंडारण से शरीर और त्वचा, नाखून, आंख का पीला हो जाना, धातु पाक की क्रिया में मंदता आना, ये लक्षण आपको तब दिखेगा जब उसके कटोरी में पित्त के हेतुओं का जो चीज है वो उसके कटोरी में अभी क्रमबद्ध तरीका से बढ़ रहा है। शरीर आपको हिंट देता है यहाँ पर। कफ के कटोरी में अगर कफ कारक चीजों का हेतु अगर भरता है तो बढ़ते क्रम में वो कटोरी जैसे जैसे वहां उसके हेतु बढ़ेगा, जैसे अगर गुरु यानी हैवीनेस वाला कोई चीज आप खा रहे हो, प्रोटीन बहुत ज्यादा आप खा रहे हो, या आप कुछ ऐसे चीजें खा रहे हो, दूध आप ज्यादा पी रहे हो, दही आप ज्यादा, मलाई घी ज्यादा खा रहे हो, तो अनेक खाते हुए उसी क्रम में आप छोड़ भी नहीं रहे हो, उस क्रम में क्या होगा कि वह जो चीज है कफ के कटोरी में जाकर के भरता रहेगा, अंदर जाता रहेगा। एक अवधि तक तो वो कोई दिक्कत आपको नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो भरने वाला होगा तो वायु कफ का यह स्पेशल लक्षण शरीर में गुरुता और आलस्य और हैवीनेस आपको उस वक्त दिखाई देगा। इसका मतलब है कि कटोरी बस उस हेतु से भरने वाला है, अभी सुधर जाओ, यहां इलाज में कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसको कह दो कि उस हेतु को निकालना होगा, आपने पूछना है कि कफ से संबंधित कौन कौन से हेतुओं के संपर्क में है ये बंदा, पूछ करके उस हेतु को। अच्छा, आप जो है कि आप पनीर ज्यादा खाते हो, एक काम करो, बंद करो उसको। क्यों? क्योंकि वो पनीर के रूप में कफ का एक अंश कफ की कटोरी के अंदर गिर रहा था। अच्छा, तो आप जो है पानी ज्यादा पीते हो,
सुबह-सुबह उठने के बाद साहब क्या करें, मेरा पेट साफ होता नहीं है ना, इसीलिए सुबह-सुबह 5 लीटर पानी पीना पड़ता है ना जी। अच्छा, एक काम कर लो, उस पानी को पीना बंद करो। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो पानी, वो जो जल तत्व है, उससे कफ बढ़ता है। तो कफ रूपी कटोरी में वो जल तत्व के रूपी वो जो हेतु है, वो जा कर के वो भर रहा है, वो कटोरी बस फुल होने वाला है। बाद में फिर पटाखा होगा, फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी। अभी से बंद करो उसको। और उसके कुछ छोटा-सा कुछ विपरीत चिकित्सा दे दो, बमन करा दो, काम खत्म हो गई। अथवा छोटा-सा कुछ आप उष्ण दवाई दे दो, काम बन गया। समझ में आया आप लोगों को? ये दोषों का जो षड्क्रिया काल बोलते हैं आयुर्वेद के आधार पर उसका ये पहला स्टेज है, जहां पर हमें रोगी को उसी वक्त उस हेतु से बचाना है। तो रोगी का यह जो दोष है वो आगे बढ़ेगा नहीं। वहां अगर नहीं रोका तो क्या होगा कि कफ का वो जो अगर स्निग्ध गुण है या गुरु गुण है कफ का, वो अपनी कटोरी में जमते जमता वो फिर क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वृद्धि अवस्था में जाएगा। समझ में आया? वृद्धि अवस्था में जाएगा। जाने से जो क्रिया होंगे उसे संचय अवस्था बोलेंगे। अथवा वो कटोरी जो पूरी तरह से भर गया, अभी बाहर भी नहीं निकला, संचय का मतलब ये होता है कि कटोरी में संग्रह हुआ, उसके बाद भरना शुरू हुआ, अब कटोरी भरने वाला है, तो इस क्रिया को संचय अवस्था, संचय का मतलब एकत्रित होना। तो ऐसे में अगर ये भर गया लेकिन अभी बाहर नहीं निकला, तो वात से संबंधित दोषों से, वात के कटोरी भरा है तो कोष्ठ में भारीपन दिखेगा, जकड़ाहट मालूम होगा रोगी को। पित्त वाला अगर कोई हेतु से पित्त रूपी दोष के कटोरी में अगर कटोरी भर गया है तो शरीर, त्वचा, नाखून, आंख पीला सा दिखाई देना, धातुपाक की क्रिया में मंदता आना, है ना। कफ का है तो शरीर में हैवीनेस और आलस्य, ये संचय का है। अब वो जो कटोरी में जो भर गया, अभी हमने बात किया था, वो कटोरी से अब एक लिमिट के बाद वो बाहर निकलना शुरू होगा, तो उसे हम बोलेंगे प्रकोप अवस्था। बाहर निकलने का मतलब है कि वह जो कफ है, जिस जगह में कफ, अब एक चीज यहां पर और ध्यान देना, कफ सार्वदेहिक है, पूरे शरीर में कफ व्याप्त है। कफ का वो कटोरी भरा का मतलब कफ के बहुत सारे कटोरी है, पूरे शरीर में वो कटोरी है, समझ लो। जहां के कटोरी भरा, भरने से उसी जगह से वो चीज अब बाहर निकलेगा, ध्यान देना। जैसे कुछ लोग यहाँ क्या कहते हैं कि कफ के स्थान से कफ निकल करके बाहर गया और वहां जाकर के दोष उत्पन्न करेगा, ऐसा नहीं सोचना है यहाँ पर। हालांकि इसका एक अर्थ तो ये भी निकलता है, लेकिन फिर वहां पर एक ये सवाल होगा कि भैया ऐसा है कि अगर कफ के स्थान से दोष निकल के बाहर निकल जा रहा है और कहीं और जाकर के व्याधि कर रहा है, तो कफ के व्याधि तो कफ के स्थान में भी होता है। बाहर जाके अगर व्याधि करना है तो फिर छाती में कफ का समस्या क्यों होता है? सर्दी के मौसम में गले में कफ, खांसी वगैरह होता है, गले में टॉन्सिल वगैरह जो होता है, जो कफ से रिलेटेड है। मस्तिष्क में कुछ हो रहा है, अरे भाई ये तो कफ का स्थान है, फिर यहाँ कफ का व्याधि क्यों हो रहा है? अगर वो संचय और प्रकोप प्रसार अवस्था होकर के आगे जाएगा तो अपने स्थान से आगे जाएगा ना। दीपक कुमार जी, ईशुकांत जी, अजय रावत जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है आपको? इसीलिए जो संचित जो हो रहा है ना, संचित होने का मतलब है कि किसी एक जगह में नहीं, कफ का हालांकि एक निवास स्थान बताया गया है, हमारे छाती से ऊपर कफ का स्थान है, इसका मतलब क्या यहीं पर कफ है क्या? नहीं, सर्वदैहिक है ना कफ, तो पैर में भी कफ है, घुटने में अगर कफ खत्म हो जाए तो ग्रीस खत्म हो गया हम बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, कट करके जो आवाज आना, यानी घुटने में भी तो कफ है ना। तो सर्वदैहिक कफ है, सर्वदैहिक पित्त है, सर्वदैहिक बात है। तो यह जो क्रिया अभी हम जो बता रहे हैं ना आपको, ये हमारे शरीर के किसी एक हिस्से में, आप यूं समझ लो कि पूरे शरीर में कफ के कटोरी कटोरी पूरे भरे हैं, उन किसी कटोरी में वो चीज जम गया, जम करके बढ़ गया, वहां से आगे की ओर सरेगा, आगे निकलेगा। अब वो छाती से भी हो सकता है, नाभि से भी हो सकता है, आपके यूट्रस से भी हो सकता है, पेनी से भी हो सकता है, घुटनों से भी हो सकता है,
पैर जंघे से भी हो सकता है, सिर से भी हो सकता है। ये जो बाल है, बाल में भी तो कफ पित्त वात है ना। बेशक ये किसी हड्डी का मल है, लेकिन यहाँ पर भी कफ पित्त वात है, तो यहां से भी हो सकता है, तो कहीं से भी हो सकता है। अजय जी अपने सिर में हाथ लगा रहे, कोई बात नहीं। अभी हम उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर हस्ती दंत मसी का निर्माण हम करने जा रहे हैं, अजय जी को भी हम देंगे। अच्छा, तो किसी भी जगह से वो जो कफ है निकल करके जब बाहर जाएगा, तो जो कटोरी भरने के बाद जो बाहर गया, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कहीं से भी जा सकता है। अब यहाँ ये ना सोचना आप लोग, क्योंकि अब आप लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी बन चुके हो, तो जो प्रसर जो यहाँ पर जो प्रकोप जो हो रहा है, वो प्रकोप ऐसा नहीं कि अगर वात के प्रकोप है तो वस्ती स्थान में वात का निवास है, तो वस्ती स्थान से वात निकल के ऊपर कहीं जा रहा होगा। इसका मतलब फिर यही होगा कि वस्ती स्थान में फिर वायु का कोई दोष समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि इस पूरे सार्वदेहिक शरीर में जो वायु व्याप्त है, उनमें से कहीं पर भी वात के हजारों लाखों कटोरियां समझ लो, उनमें से कोई एक कटोरी में वायु का कोई विशेष जो गुण है, उसके हेतुओं के सेवन करने से वो कटोरी भर जाता है उस जगह में, और उसके बाद वहां से वो बाहर निकलता है ना, दोष बढ़ा और बढ़ करके बाहर निकला। तो ऐसा होगा अगर वो प्रकोप अवस्था में कटोरी से जब वो बाहर निकलेगा, वायु का वो गुण, वो हेतु या वो समस्या, मान लो रुक्ष गुण है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अपने चल गति से शरीर में जो गति जो होता है दोषों का, उसके आधार पर जब ये वायु कटोरी से बाहर निकलेगा अपने स्थान से, तो कोष्ठ में पीड़ा देना, देखिए स्पष्ट है। पेट में गुड़गुड़ जैसे आवाज करना, ये वायु के प्रकोप अवस्था समझ में आनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्यास लगना, खट्टी डकार आना, शरीर में जलन होना, ये पित्त का प्रकोप अवस्था है। भोजन के प्रति द्वेष, नहीं मुझे नहीं खाना, ये मन नहीं करता, वो नहीं करता, ये कफ का, और जी मचलाना, ये कफ का प्रकोप अवस्था है। प्रकोप के बाद एक अवस्था प्रसर अवस्था है, जहां पर प्रसर का मतलब क्या है कि यह जो तीन जो अवस्था है वो चिकित्सा के लिए, चिकित्सा यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर बस दोष समन की बात होती है। प्रसर अवस्था का मतलब है कि वो जो कटोरी से निकला हुआ जो चीज है, वो दूसरे जगह में। हाँ जी, ये जो आपने बताया अभी वो वात पित्त कफ के बारे में कैसे कैसे क्या होती है, वो रिपीट करना एक बार। अरे भैया वेबसाइट में देखिए ना, यहाँ पर आप हमारे वेबसाइट में देखिए, मैं वह हमारे वेबसाइट से देख करके पढ़ रहा हूं ना, आप वहीं जाके लिख लीजिए ना उसको, www.ayushyogi.com, वहां जाके उसको लिखिए पूरा। मैंने देखिए आप लोगों के लिए कितना कुछ मेहनत करता हूं, आप लोग देखते नहीं हो भाई। थैंक यू वेरी मच। अब ये प्रसर अवस्था का मतलब क्या है? प्रसर का मतलब है विमार्ग गमन होना। जिस प्रकार तालाब आदि में जल का अधिक संचय और वृद्धि को प्राप्त होने पर बांध को तोड़कर पानी चारों ओर बहकर दूसरे पानी से मिलने लग जाते हैं, वैसे ही प्रकोपित दोषों की और भी वृद्धि होने पर आगे भी वो बढ़ रहा है, लेकिन पीछे से हेतु सेवन भी हो रहा है। वो बंदा जो है रात में चलना भी बंद नहीं कर रहा है, और इधर से उसका दोष भी बढ़ रहा है, शरीर में प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन उसको पूछा जाए कि भाई आप वो बंद कर दिया क्या रात में घूमना, कहता नहीं नहीं बंद नहीं हुआ। नहीं होने का मतलब क्या है? उस चीज से जो रुक्षता शरीर में जो बढ़ा था, जो ड्राइनेस बढ़ी थी वायु का, जो रुक्ष गुण बढ़ गया था, जो चल गुण बढ़ा था, वो निरंतर वृद्धि अवस्था में शरीर में दोष युक्त बन चुका है। एक जगह से उड़ करके, है ना, कटोरी से मतलब कि बाहर निकल गया, बहते क्रम में आगे जा रहा है, लेकिन हेतु भी नहीं निकल पा रहा है, उधर से हेतु सेवन भी हो रहा है, बढ़ते क्रम में उधर से पानी भी आ रहा है, इधर से जा भी रहा है, लेकिन एक लिमिटेशन तो होगा ना। तो उस आधार पर यहां पर यह बताया जाता है, जो प्रसर अवस्था है वो दोषों की तृतीय अवस्था है, समस्या का हेतुओं का तृतीय अवस्था है, और इसे हम जो षड चिकित्सा काल बोलते हैं, उसके आधार पर भी यह चिकित्सा तृतीय अवस्था है। प्रसर अवस्था में दोष बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं, और इतना प्रकोपित होते हैं कि जिस तरह से तालाब का पानी जो है बहुत ज्यादा भर जाने से
क्या होगा, इधर से उधर छोटे छोटे दीवारों को तोड़ करके छोटे छोटे छेद बना करके वहां से बाहर निकलने का प्रयास करते। ऐसे प्रसर अवस्था में अब जो चीज है, जो दोष है जिसके अभी हमने जिक्र किया था, वो दोष क्या होगा, विमार्गगामी हो जाएगा। यही प्रसर अवस्था है। विमार्ग का मतलब देखो, दोष इस रास्ते से होते हुए गुजर रहा था, लेकिन इतना भर गया यहां पर कि जगह बचा ही नहीं बिल्कुल भी। अब वो विमार्गगामी होगा, यहां से इधर घुस जाएगा रसवह स्रोतस में, रक्तवह स्रोतस में, मांसवह स्रोतस में, अलग अलग नसों के अंदर अलग अलग स्रोतस है ना, मनोवह स्रोतस, शुक्र वह स्रोतस के अंदर जब घुसेगा तो शुक्र की क्षय होना शुरू हो जाएगा, या शुक्र की जो है कि स्वप्न दोष वगैरह होना शुरू हो जाएगा। रस वह स्रोतस में वो अगर घुसेगा, क्योंकि वो अपक्व है, वो उसको प्रॉपरली डाइजेशन होकर के थोड़ी आया है, वो पक्वमान अवस्था से होते हुए आया नहीं है। वो मधुर, अम्ल और कटु विपाक के जो 3 विपाक के बाद जो बातें की जाती है, प्रथम विपाक मधुर है, द्वितीय विपाक अम्ल है, तृतीय विपाक कटु है। तो इस संसर्ग से वो बन के थोड़ी आया है, वो तो हेतुओं के साथ डायरेक्टली शरीर के किसी एक हिस्से से उठ के आया है। तो वही फिर अगर रक्त धातु के रक्त व स्रोतस के अंदर घुसेगा तो वो फिर आम का निर्माण करेगा। उसी को हम फिर बोलेंगे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, वही सारी चीजें हैं। वो फिर विमार्गगामी हो जाते हैं, स्रोतोगामी हो जाता है। छोटे छोटे स्रोतस के अंदर प्रवेश करके फिर अंदर जाकर के दूसरे धातुओं को दोष युक्त बनाने के लिए उद्यत रहता है। तो यह जो स्थिति है, ये तीसरा चिकित्सा काल है, इसे हम बोलेंगे प्रसर अवस्था। तो यह जो प्रसर अवस्था है, यहां तक हमें उस व्यक्ति के हेतुओं को रोका जाए। अरे भाई तू रहने दे यार, तू रात को चलना क्यों कर रहा है, उसको निकाल, उसको बंद कर, तेरा काम गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, उसको रात में नहीं चलना। अब इतना तीसरी स्थिति तक तेरा शरीर पहुंच चुका है, तो चलो कुछ काढ़ा खा, तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ वमन क्रिया कर, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो रोगी अगर नहीं सुधरता तो तीसरे में क्या होगा, तीसरे में यहां पर क्या बोलते देखो जरा। अच्छा, अगर ये प्रसर अवस्था होगा तो वायु का विमार्ग गमन, पेट में गुड़गुड़ करके आवाज आना, पित्त का ओष यानी उष्णता के प्रतीति होना, जलन का प्रतीत होना, चोष, चोष का मतलब है चुवन की सी वेदना होना, शरीर में जलन होना, डकार आना पित्त का। और कफ में अगर ऐसी स्थिति है तो भोजन में अरुचि, भोजन का न पचना, थकावट, जैसे जिसको अंगसात बोलते, थकावट, वोमिटिंग टेंडेंसी होना, ये सारी चीजें कफ के हेतुओं का प्रसर अवस्था समझना चाहिए। तो साला प्रसर अवस्था से अगर बात निकल जाता है तो फिर तो वो स्थिति फिर चिकित्सक वालों के लिए टेंशन और रोगियों के लिए भी टेंशन। दोष दुष्य सम्मूर्षणम व्याधि, तीसरे चौथे स्थिति में ये बन जाता है। क्या बोलते हैं, स्थान संश्रय बोलते हैं उसको। एवं प्रकुपिता दोषा तांस आगम्य तान व्याधिन जनयन्ति रोग प्रवृत्तिन तेषामेव मविसन्निविष्टानां पूर्व रूप प्रादुर्भाव। ये देखो जरा, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, रोगी अभी भी नहीं संभला। कहते हैं ना कि भाई जब कोई आदमी का जब मौत आना होता है तो कहते हैं कि काल देवता इंसान को 4 बार घंटी बजाते, सुने होंगे आप लोगों ने। ऐसे मौत, लोग कहते हैं ना कि भाई मौत थोड़ी कुछ बोल के आता है, बोलते हैं ना ऐसे। अरे मौत कहां बोल के आता है, अरे क्यों नहीं आता, 4 बार आपको हिंट देता है। सबसे पहले हिंट देगा आपके यहाँ सफेद आ जाएगा, यहाँ पर ये जगह में अभी देखो मेरा सफेद आ रहा है, मेरा पहला घंटी मौत का बज चुका है। किस किस का सफेद यहाँ पर होना शुरू हो गया, समझ लो मौत का ये पहला घंटी है। मौत कहता है कि जल्दी सुधर जा, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। फिर दूसरे घंटी में दांत सारे बाहर निकल जाते हैं। तीसरे घंटी में हमारा जो है कि शरीर के रीढ़ के हड्डियों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। फिर चौथे घंटी तो ऐसा बजना कि बस बंदा मर ही जाता है। तो ऐसा ही तीसरे घंटी तक प्रकृति आपको संभलने का, सुधरने का मौका देता है। चौथा घंटी में फिर स्थान संश्रय, दोष दुष्य सम्मूर्षणम से व्याधि वाली स्थिति आ जाती है। फिर वहां पर शरीर फिर रोगग्रस्त होने की स्थिति में होता है। एवं प्रकुपिता दोषा, इस आधार पर उस जो ऊपर जो 3 जो स्थिति थी, उन 3 आधार पर यहां पर क्या होगा,
एवं प्रकुपिता दोषा, वो जो 3 प्रकार से जो दोष जो प्रकुपित अवस्था में था, तांस आगम्य तांस व्याधिन जनयंती, वहां से उठ करके दूसरे स्रोतोगामी हो करके धातुओं के सामने पहुंच जाता है और रोग प्रवृत्तिन तेसा में अभिसन्निविष्टानम पूर्व रूप प्रादुर्भाव। उक्त प्रकार से प्रभावित हुए दोष शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेशों में पहुंचकर जहां कमजोर स्थान होगा, समझ में आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है। अब वो तो जा रहा है, स्रोतों के अंदर भी चला गया, सब कुछ जगह में जा ही रहा है ना, वो सब कुछ चला गया, आंखों के सामने भी आया, नाक के सामने आया, दांत के सामने आया, कान के सामने आया, बाल के सामने आया। अब जहां का स्थान कमजोर होगा, जहां का स्थान कमजोर होगा, वहां पर वो कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग खवैगुण्यात व्याधिस तत्रोपजायते। बस खत्म। जो कुपित हुआ जो दोष है, जो अभी हमने जो बात किया था ना, जो दोष उठ करके कहां कहां चला गया, स्रोत के अंदर चला गया, वो जो दोष है शरीरे परिधावताम, पूरे शरीर में घूमता है, और उसके बाद यत्र संग, धातुओं के साथ, मलों के साथ, दोषों के साथ संग, यानी उनके साथ जब वो मिल जाता है, दोष दूष्य के साथ मिल जाता है, सम्मूर्षणम, एकदम दोनों मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं। जैसे दूध में पानी डालने से दूध और पानी नजर ही नहीं आता, तीसरा उसको लस्सी बोलते हम, तीसरा नाम होता है। आटा में पानी को डाला, आटा को गूथा और पेड़ा बनाया, तो उसका न तो पानी नाम रहा न आटा रहा, वो पेड़ा नाम बन गया, तीसरा। ऐसा ही यत्र संग खवैगुण्यात व्याधिस तत्रोपजायते, इससे उस व्यक्ति के शरीर में उस दोष या धातुओं के साथ मिलने से व्याधि, तीसरा भाव उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलेंगे व्याधि। यहां पर आपको उस व्याधि का पूर्व रूप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? व्याधि का पूर्व रूप। डायबिटीज होने से 2 साल पहले ही डायबिटीज का पूर्व रूप स्थान संश्रय वाली स्थिति में वो व्यक्ति गुजर चुका हुआ रहता है। तो व्याधि का पूर्व रूप इसे ही हम बोलेंगे। वो देखो कितने दूर से रास्ते से तय करते हुए आया है वो पूर्व रूप। क्या क्या पूर्व रूप डायबिटीज के लिए बताया है? डॉक्टर योगेश सहगल जी है, बाद में डायबिटीज के संदर्भ में बता ही देंगे। दांत में एकदम जो है कि मैल दिखना, कान में जो है कि मैल दिखना, इस तरह के मेद की जो गंदगी है वो आपको 2 साल पहले से ही दिखाई देता है। वो क्या है? वो रोग का पूर्व रूप है। अब वहां से रोग का पूर्व रूप दिखना शुरू होगा। उसके बाद भी अगर हम चिकित्सा नहीं करते तो क्या होगा? अब ये व्याधि का अगर पूर्व रूप यहां दिखाई देगा तो यहां पर फिर कोई ऐसे सिम्टम्स आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोष और दूष्य दोनों में सम्मूर्षण हो रहा है। धातु और दोष इनके साथ मिल रहा है, मलों के साथ मिल रहा है, मल का धातु और या दोषों के साथ मिलन हो रहा है। मिलन होने से तीसरा स्थिति वहां पर सामने उत्पन्न होने जा रहा है। तो यहां से जो अब सिम्टम्स जो दिखेगा वो तीसरे रूप का दिखेगा। जैसे आटा और पानी को मिलाने के बाद पानी का शीत गुण और आटा का जो मधुर गुण है वो दिखाई नहीं देगा। अब यहां पर पेड़ा की बात होगी। तो स्थान संश्रय के बाद जितने भी जो स्थिति है वो फिर तीसरे रोग के बारे में बताने वाला होगा। शरीर क्षिप्यमाण खवैगुण्याद रसः सज्जति यत्र स करोति विकृतिम तत्र खे वर्षमिवतो यद। देखो कितनी अच्छी बातें यहाँ बताया है ना। बस डॉक्टर साहब को मैं थोड़ा समय लूंगा ताकि मैं आज ये प्रसंग खत्म कर दूं। रस धातु व्यान वायु की क्रिया से परिभ्रमण करता हुआ, क्योंकि रस धातु के संयोग से ही वो दोष अभी हमने जो बात की है, कफ रूपी कटोरी, वात रूपी कटोरी, पित्त रूपी कटोरी से जो दोष संग्रह हुआ, संचित हुआ, फिर वहां उठा, फिर बाहर निकला प्रसर अवस्था आदियों से होते हुए आगे गया और संग हुआ, वहां पर किसी दूसरे धातुओं के साथ मिला, दोष दूष्य हो गया,
उसके बाद जहां पर विकार उत्पन्न होने वाली स्थिति है किसी अर्गन में, वहां पर जाकर के क्या है वो दोष या जो चीजें जो अभी उठ करके बाहर गया, वो चीज क्षिप्यमाणा खवै गुण्यत रसा सज्जति यत्र स, जहां जाकर के वो रुक जाता है। ध्यान देना, जो अभी कटोरी से भर के बाहर निकल रहा था वो दोष, उस दोष का हेतु वो जहां जाके रुकेगा, स सज्जति यत्र स करोति विकृतिम तत्र खे वर्षमेव तो यदा, वो वहीं पर फिर विकार उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से गमन करते हुए मेघ जिस स्थान पर रुक जाते हैं वहीं पर बरसात करता है। तो उस जगह में अब यह जो अभी जो हेतु सेवन के आधार पर जो दोष कफ के कटोरी में से उठ करके बाहर आया, अब वो अगर आंखों के सामने अगर ऐसी क्रिया हुई होगी और आंख का जो स्थान है वो अगर पहले से कमजोर होगा या वहां रुक जाएगा, आंखों के सामने वो दोष अगर रुकेगा तो आंखों में परेशानी होगी। वो रुकने की क्रिया अगर कान में होगी तो कान का कर्णवादिर्य होगा, ये अगर गले में होगा तो गले का रोग होगा, ये अगर छाती में होगा तो छाती का कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ये अगर पेट में होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ये अगर आपके वस्ती क्षेत्र में होगा तो कोई आपका प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। तो जो यह जो चलते हुए जो समस्या है जहां जाके रुकेगा वहीं पर रोग उत्पन्न, दोष उत्पन्न, समस्या उत्पन्न कर देगा। समझ में आया? जिस प्रकार से बहते हुए जो वायु है वो मेघों को लेकर के जाते, वो मेघ जहां रुक जाता है वहां बरसात करता है, अदरवाइज बरसात नहीं होता। तो उसके बाद फिर 5वें नंबर में व्यक्त अवस्था बोलते हैं। यह व्यक्त अवस्था जो है तदेव व्यक्तताम यातम रूपमित्य विधीयते, अभी जो वहां जाके जो रुका, रुकने से जो सिम्टम्स दिखा, लेकिन अभी भी वो समस्या व्यक्त अवस्था में नहीं है, दिख नहीं रहा है कि यह आंख का क्या नाम वाला रोग है। वहां भी अगर चिकित्सा नहीं हुआ तो फिर 5वें नंबर में जो होगा उसे रोगोत्पत्ति काल बोलेंगे, उसे व्यक्तावस्था बोलेंगे। वह जो रोग है वो अब दिखाई देगा, पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अंदर ही अंदर कुटुर कुटुर करके चल रहा था, अंदर ही अंदर संग हो रहा था, अंदर ही अंदर रस दोष दुष्य सम्मूर्षणम से व्याधि हो रहा था। लेकिन अब ये व्यक्त अवस्था में आने से क्या हुआ, तदेव व्यक्तताम यातम रूपमित्य विधीयते, उसका रूप अब यहाँ अभिधीयते यानी दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर वेदावस्था, अब यहाँ अब रोग व्यक्त अवस्था में दिखने लगता है, दोष वृद्धि की यह अंतिम अवस्था है। ठीक है जी। तो इस तरह से भेद का मतलब है कि अब कफ से रिलेटेड अगर ये सारी चीजें होंगे तो कफ का भेद वहां दिखेगा, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें समझ में आएगा। फिर हम कहेंगे हाँ ये तो यार डायबिटीज है, ये कफ जनित डायबिटीज, ये पित्त जनित डायबिटीज, ये वात जनित। तो स्थान संश्रय से आगे बढ़ते हुए छठे क्रम में जो ये जो षड क्रिया काल है वहां पर हमें फिर क्या समझ में आया, वहां पर हमें ये भेद यानी वो रोग का एक अलग नाम हमने वहां गढ़ दिया, जड़ दिया। अब इसका इलाज क्या क्या है डॉक्टर योगेश सर जी से हम उसके संदर्भ में पूछेंगे, जानेंगे। नित्य जो चरक के क्लास में आप लोग आते होंगे, 8-10 हो चुका है। डॉक्टर योगेश सहगल जी हमारे सामने आए हैं। नाड़ी का क्लास आज हम यहीं खत्म करेंगे, कल जस्ट 7 बजे हम फिर उसी तरह से क्लास में आएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत अच्छा आपने नमस्ते। बढ़िया प्रणाम। ये सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी।